गर्मी बहुत हो रही है। यस सर। हाँ भाई, अब आज आपको दो प्रिंट आउट मिलेंगे। एक में सिर्फ थ्योरी है, वो नहीं पढ़नी है, वो कल लेके आना वापस। और एक में 51 या 52 क्वेश्चंस है, उसको ट्राई करना है। आंसर की दे रखी है, ये जो लिस्ट बनाई ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको यूज कैसे करते हैं, इसमें सवाल कैसे बनते हैं, तो वो असाइनमेंट बना दिया। करना ही करना, आपका डाउट पूछना जो भी डाउट हो। क्लास रिपोर्ट इसको बंद कर दो, स्लाइड कर दो। अब आज अपन को बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगला कंसेप्ट पढ़ना है, और अगला कंसेप्ट है कि ऑक्साइड्स कैसे कैसे होते हैं। देखो हमारा अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। बहुत काम की चीज है, छोटी क्लासेस से भी आती है, 10th की एनसीईआरटी में भी कुछ लिख रखा है, 11th में जगह जगह बात आती है, 12th में जगह जगह बात आती है, बट अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं क्योंकि वो ढंग से उसको पढ़ते ही नहीं है, लिखते नहीं है, याद नहीं करते, आगे जाके फंस जाते हैं। और अगर ये चीज आपको नहीं आती जो बताने जा रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर आधारित जो सैकड़ों बातें फिर वो भी समझ में नहीं आएगी और फिर भट्टा बैठ जाएगा। तो बहुत सीरियसली इसको अपन को करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है बेसिक ऑक्साइड्स। सबसे पहले ऑक्साइड्स कौन से? बेसिक। बेसिक ऑक्साइड्स तो लिखिए, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक, हमेशा नहीं बोला, जनरली बेसिक। और हाँ, ये तो छोटी क्लासेस में बताते हैं। उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर पानी मिला दे तो बन जाता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, राइट। ये अच्छा खासा बेस है। तो जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये बेस वाली हरकतें करेगा। इसी तरह से अगर आपने बेरियम के ऑक्साइड को पानी में डाल दिया तो बन जाएगा बेरियम का हाइड्रोक्साइड, और वो भी बेसिक होता है। अगर ये पानी में है तो इसे बोलते हैं लाइम वाटर, चूने वाला पानी। अगर ये पानी में है तो इसे लोग बोलते हैं बरेटा वाटर, बरेटा वाटर। ये बेसिक होते हैं, अच्छे खासे, सिंपल, राइट। लिख लीजिए। ठीक है, सिंपल। अभी इतना सिंपल है कि इसमें सवाल नहीं बनता। हाँ, बहुत काम की चीज है, अगर ये नहीं आता तो फंस जाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। बट ऐसा नहीं कि ये पता है तो सीधा सवाल में लगाया नंबर मिल गया, ऐसा भी नहीं। इससे थोड़ा आगे वाली चीज पूछते हैं, और आगे वाली चीज ये 50 से पढ़े ना अपने यहाँ पे मच्छर मारने के लिए जो मशीनें लगी है, ये कोई काम की नहीं है। मेरे कैबिन में जो लगी हुई है ना मशीन,
वो लेके आओ। तुम लोग बीमार पड़ जाओगे, लेने के देने पड़ जाए। तो फजान सुन पड़ा आपने? तो भाई मेटल ऑक्साइड्स बेसिक है, बट सारे बराबर बेसिक तो नहीं होते। फजान सूल से आयनिक कैरेक्टर से कम बेसिक ज्यादा बेसिक निकालना सीखा? देखो आपने लिखा हो जनरली मेटल ऑक्साइड है जनरली बेसिक। तो आगे लिखो, नॉट ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर इक्वली बेसिक। नॉट ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर इक्वली बेसिक। कि बेसिक है लेकिन सब एक भाव में नहीं तुल रहे, सारे एक बराबर बेसिक नहीं है, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लो फजान्स रूल। अब मोबाइल का है, मोबाइल लेके आओ, इसको यही रख दो। नहीं इसको छोड़ दो, मोबाइल ले आओ। नॉट ऑल आर इक्वली बेसिक, फजान सुन पढ़ भी लिया। तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स इतने कम बेसिक होते हैं कि वो एम्फोटेरिक वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। लेकिन नहीं बस सुनना, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे बेरिलियम। मैंने बेरियम लिखा, मैंने बेरिलियम नहीं लिखा जानबूझ के, कि वो मेटल ऑक्साइड है। बेरिलियम तो मेटल है लेकिन उसका ऑक्साइड बेसिक नहीं है, एम्फोटेरिक है। और कुछ तो उससे भी 2 कदम आगे चल जाते हैं कि बेसिक छोड़ो, एम्फोटेरिक छोड़ो, ये तो साक्षात एसिड है। और सवाल उन पे आता है, यस और नो। तो नॉट ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर इक्वली बेसिक, राइट। इन फैक्ट सम ऑफ देम आर एम्फोटेरिक, जिनकी बात आज हम करेंगे। In fact, some of them are amphoteric, and some of them are acidic. और acidic के आगे ये exclamatory mark, इसमें बोधि चिन्ह भी लगाया जाए कि भाई तुम तो मेटल ऑक्साइड हो, तुम्हें होना चाहिए बेसिक, लेकिन तुम बेसिक नहीं है, एम्फोटेरिक नहीं, एसिडिक बन गए। अरे तुम्हारा मोबाइल क्या है? इसकी फोटो खींच लो, इसकी फोटो खींच लो। ये जो मशीन है ना, मशीन लिक्विड अच्छे से ये लेके आना, यही वाला लेके आना। इस मशीन की खींच लो, एक बोतल की भी खींच लो। ऐसे अपने पास होंगे ना कुछ ऐसी मशीनें, ठीक है। ऐसी मशीनें हर कमरे में 2 लगानी है, तो देख लो कितनी है। हर कमरे में 2 लगानी है। अभी इसको तो यहाँ लगा दो और इसको भी लगाओ, हाँ इसको लगा दो। और अभी सारे कमरों में जाके गिनो, उस बड़े वाले कमरे में N1 में ऐसे 2 नहीं 4 लगाने हैं। तो देखो ऐसे कितनी मशीन है। और ये वाला जो लिक्विड है ना, ऐसा ही लिक्विड होना चाहिए। तो देखो अपने ऐसे कितनी मशीनें हैं, और ऐसे लिक्विड की शीशियाँ कितनी है या नहीं है, और है तो कितनी है, इनकी मुझे बताओ जल्दी से। हाँ, और ये बाकी सारी हटा दो, ये कोई काम की नहीं। मच्छर इनके वो नाचते रहते, वो डांडिया चल रहा है, फिर कुछ नहीं होता। या फिर करते एकदम देसी जुगाड़। शाम को जब पाठशाला की छुट्टी हो जाए आज, तो लाए नीम के कच्चे पत्ते तोड़ के और जला दो। जलेंगे नहीं लेकिन धुआं इतना करेंगे कि मच्छर जो है वो तो उनकी तो 7 पुश्तें मर जाएगी। और इतनी बदबू होती है कि 7 दिन तक मच्छर आते नहीं। उसकी जो स्मेल होती है इतनी होती है कि मच्छर आसपास हो वो आते ही नहीं, अंदर का क्या कहा जा रहा है। विधवा से तो आई चीजें तो ना, पहले आती थी मैट आती थी, वो इफेक्टिव होती थी, बट
हम लोग गरीब थे तो हमारे पास वो भी नहीं खरीदते थे, नीम के पत्ते तोड़े जला दो, खत्म, घंटा ही खत्म। हाँ बदबू उसकी अगर मच्छरों को आएगी तो आपको भी आएगी, ऐसा नहीं कि मच्छरों को ही आएगी। तो जब आप अपने घर में आओगे तो आपको भी लगेगा क्या बदबू, तो कोई मेहमान आएंगे थोड़े दिन बाद तो बोली क्या बदबू आ रही है, स्पेशल परफ्यूम है, अजीब सी बदबू नहीं बट अजीब सी गंध है, वो रहती है फिर घर में। ठीक है वो कर सकते हैं बट तुम्हें ज्यादा लोग झेल नहीं पाओगे तो माथा चढ़ जाएगा, इसलिए फिर हम ये लगा देते हैं, इससे माथा नहीं चढ़ता। ठीक है हाँ जी, तो कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि एसिडिक है, और अभी अपन को एसिडिक वालों पे ही ध्यान देना है। अभी हमें बाकी एम्फोटेरिक से मतलब एम्फोटेरिक थोड़ी देर बाद आ जाएगा। एसिडिक वाले कौन है, जैसे एक है एसिडिक वाला MnO3, एक है Mn2O7, एक है CrO3। अगर आप इन्हें पानी में डालें तो क्या बन जाएगा, अगर आप इनमें पानी डाल देंगे, इनको पानी में डाल दें तो ये बनाएगा H2MnO4, लिखना नहीं, ये बनाएगा HMnO4, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, और ये बनाएगा H2Cr। इनके नाम है क्या क्या, इसको लोग बुलाते हैं मैंगनिक, इसे बुलाते हैं परमैंगनिक एसिड, इसे बुलाते हैं क्रोमिक एसिड। इनके नाम में ही एसिड आ गया है, एसिडिक हो गई, राइट। तो वैसे तो मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, लेकिन सारे बराबर बेसिक नहीं होते, कुछ बेसिक से आगे बढ़ते बढ़ते एम्फोटेरिक हो जाते हैं, और कुछ उससे भी आगे बढ़ के एसिडिक हो जाते हैं, और अभी हम एसिडिक पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट तुमने तो ये भी पढ़ा है, तुमने तो इनके कुछ सॉल्ट्स देख रखे हैं, अगर आप इसमें KOH मिला दे तो सॉल्ट बनता है K2MnO4, ये ज्यादा अभी तक तुमने नहीं देखा, लेकिन अगर इसमें KOH मिला दे तो सॉल्ट बनता है KMnO4, और ये तुमने बहुत देखा है, अभी तो और देखो। ठीक है, इसमें अगर आप KOH मिला दो तो K2CrO4 बनता है, एकदम बढ़िया येलो येलो सोल्यूशन होता है। क्रोमेट तो येलो ही रंग के होते हैं, डाइक्रोमेट होता तो रंग ऑरेंज होता, क्रोमेट का रंग तो येलो ही होता है। ठीक है, इसका भी कलर आपको याद है कैसा होता है, पर्पल पिंक, पिंक पर्पल। ठीक है, इसका रंग क्या बोलिए, क्या है, K2MnO4 मैंगनीज +6 में होता है, उसका रंग हरा होता है। KMnO4 होता है पिंक पर्पल, फिर गया +2 में कलरलेस, +4 में ऑलमोस्ट ब्लैक या ब्राउन, और +6 में ग्रीन। नहीं याद आ रहा, MnO4 2 माइनस का कलर कैसा होता है, ग्रीन सोल्यूशन। और सोल्यूशन ही होगा भैया, क्योंकि पोटेशियम सॉल्ट है, पोटेशियम आते ही सारी चीजें दुनिया में घुल जाएगी, इसे पोटेशियम इनका घुलना तो तय है। ये सब विशेष कलर के सोल्यूशंस होंगे, समझे। और मुद्दे की बात कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नहीं, एम्फोटेरिक नहीं, क्या है, एसिड। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ ये मशीनें सब फेंक दो, कोई काम नहीं, वही वाली मशीन लाओ, ठीक है, और वही वाला लिक्विड लाओ, और इन सबको छुपा दो, गलती से भी इनको यूज नहीं करना। कैसे दो, लिखो लिखो लिखो।
ठीक है। तो ये हो गया बेसिक ऑक्साइड्स वाला डिस्कशन। फटाफट लिखिए दूसरा, एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स अब यहां पे हम लिख देंगे ज्यादातर नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तो लिखो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स is generally acidic. Oxides of non-metals. Oxides of non-metals is generally acidic. इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। चला नहीं था इसे। जैसे N2O3 नॉन मेटल ऑक्साइड है, जैसे पानी डाल दीजिए क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल लिखते जाओ मेरे साथ साथ। N2O5 में पानी डाल दीजिए तो मॉलिक्यूल HNO3 बनेगा। P4O6 में 6 पानी के मॉलिक्यूल डाल दीजिए, बनेगा 4 मॉलिक्यूल स्टिल PO3। P4O10 में 6 पानी के मॉलिक्यूल डाल दीजिए, बनेगा 4 मॉलिक्यूल। ठीक है। इन सब में एक काम जो लिखा हुआ है इसके में ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान दो, इधर देखो, यहाँ नाइट्रोजन +3 में यहाँ +3, ये +5, ये +3, ये +3, ये +5, ये भी +5। इनमें से कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, मुद्दे की बात क्या समझ नहीं आ रही। ये सल्फर +4 में, ये भी सल्फर +4 में, ये सल्फर +6 में, ये भी सल्फर +6 में। ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, सिर्फ पानी आ रहा है या पानी नहीं था, इतना ही फर्क है। लिखा है, ये आगे जाके काम की बात बनेगी।
ठीक है, ये हो गए मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स एंड एसिडिक ऑक्साइड्स। अब ये दोनों बातें बस पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये पूछ लेते और इसी पे बस ये बता दिया तो 4 नंबर मिल गए, नहीं। लेकिन अगर ये बातें नहीं पता है तो आप बहुत सारी बातें पढ़ ही नहीं पाओगे और फिर वो पूछी जाती है, राइट। अब जो पूछा जाता है वो सुनो, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो अगली 2 कैटेगरीज है। तो देखो तीसरी कैटेगरी न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड मुख्यतः 3 है। कौन? N2O, NOC, क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड इसका तो पता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 3, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। एसिडिक होने चाहिए क्या? बिल्कुल होने चाहिए। क्या है कि न्यूट्रल, ना एसिड है ना बेस है। एम्फोटेरिक अलग होता है। एम्फोटेरिक होता है कि मैं एसिड वाला भी काम कर सकता हूँ, बेस वाला भी काम कर सकता हूँ। ये कहता है नहीं मुझे तो कोई काम नहीं करना, फर्क है, ये एकदम उदास है, राइट। चलो अब मैंने बोला मुख्यतः 3 है, तो बाकी भी एक है, बाकी 2 और है जिसमें बड़ा विवाद है। एक है OF2 को लेके और एक है पानी को लेके। अब सारी किताबें इसको न्यूट्रल नहीं बता देती है और वही किताब उसको एम्फोटेरिक भी बता देती है कि पानी न्यूट्रल है, तो उसी किताब में कहीं लिखा होता है कि नहीं पानी तो एम्फोटेरिक होता है, H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है। तो मेंस वालों से तो हमें कोई समझदारी की उम्मीद नहीं है। अगर एडवांस में आ जाए तो वो समझदार लोग हैं, उनसे बैठ के बात की जा सकती है। तो वो हो सकता है कि जैसे ये 5 आ गए तो वो बोले कि हो सकता है आंसर उन्होंने 3 दिया, तो उनको बोले कि भाई इस किताबों में ये लिखा हुआ है तो 5 मान जाएंगे कि चलो 5 भी सही है 3 भी सही है। मेंस वालों से कोई उम्मीद नहीं, वो तो बस एक बार कह दिया तो कह दिया, वो तो ईश्वर से भी आगे है तो फिर सुनते ही नहीं किसी की। OF2 एक्चुअली ऑक्साइड ही नहीं। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? ऑक्साइड का मतलब O-2, ये तो ऑक्साइड ही नहीं, ये तो एक्चुअली O+2, ये तो ऑक्साइड है, ऑक्सीजन का कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन का कंपाउंड है, आप इसे ऑक्साइड नहीं बोल सकते। तो इसलिए ये 2 विवादित है, ठीक है। ये 3 है स्पष्ट, ये 2 विवादित है। अगर वो आ जाए तो आप 3 बोलिएगा, 3 बोलिएगा या फिर 5 बोलिएगा और दोनों पे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लिख लीजिए। ठीक है। और लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही, मैं बेसिक और एसिडिक कोई नहीं पूछता, वो तो पता होना चाहिए उसमें क्या पूछ रहा है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे आते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा न्यूट्रल है।
अब रटा हुआ है तो ठीक है, ये छान के किसी ने दे दिया तो आपको याद रह जाएगा। अदरवाइज जैसे नाइट्रोजन पढ़ो पी ब्लॉक पे, तो वहां पे लिखा होगा ये वाले इसके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं और ये वाले न्यूट्रल होते हैं, और वो सारे एक साथ लिखे होते हैं, इतना ध्यान को देता नहीं है, ठीक है, उनको अलग से लिखता नहीं है। फिर एग्जाम में अरे हाँ वो नाइट्रोजन कुछ था, तो अब वो कौन सा वाला न्यूट्रल है कौन सा वाला एसिडिक है कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, आइए बात करते हैं, तो चुनाव का रिजल्ट देख रहा हूँ। अब अगला और आखिरी एम्फोटेरिक, हिंदी बोलते उभयधर्मी। देखो एम्फोटेरिक उभयधर्मी, ये दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन कौन सा करेंगे वो अगले पे निर्भर करता है। अगर सामने एसिड आ जाए तो बेस वाला कर लेंगे काम, सामने बेस आ जाए तो एसिड वाला कर लेंगे, कोई नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे चुपचाप। ठीक है, और ये कौन है, तो इसमें बहुत सवाल आते हैं। एम्फोटेरिक में जितने सवाल आते हैं और अभी आते रहेंगे, बाकी तीनों पे मिला लो तो भी नहीं आने। देखिए कैसे याद करें, तो उसके जिंगल में लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखते रहे, एक लाइन छोड़ के लिख रहा। जनाबे अली, जनाबे अली ने बेकार गाया, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, शान कर दे तो साग हो गया, साग है, साग है, इसका उच्चारण क्या होगा, सॉन्ग, जनाब अली अवध के नवाब थे तो उनके नाम पे हमने पैटर्न को चला दिया। जनाब अली ने बेकार गाया सॉन्ग, तो आज सब करो, आज सब करो करे अपने मन वाली मस्ती। जनाब अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब करो अपने मन वाली मस्ती। कोई तुक नहीं दो लाइनों में, राइट, लेकिन फायदा बहुत है तो रख लेंगे अब, ठीक है, और नहीं तो मत लिखो, आप और तरह से याद कर लेना, फिर बात करेंगे। अभी कौन है जनाब अली, हम ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं ना, तो जनाब है जिंक ऑक्साइड, अली एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नहीं ऐसे बेकार बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब मेटल ऑक्साइड्स है जिन्हें कायदे से बेसिक होना चाहिए, बट ये एम्फोटेरिक है, कुछ तो एसिडिक बन गए और ये एम्फोटेरिक बन गए। ने गाया, गाया कौन, गायक कौन है, गायक गैलियम, गायक है हमारे गैलियम साहब। पंजाबी, कुछ पंजाबी पीबीओ एंड पीबीओ टू, पंजाबी बहुत है, पीबीओ एंड पीबीओ पंजाबी। सॉन्ग कौन है, सांग कौन, सांग SNO एंड SnO2, ये दोनों +2 +4 दोनों। तो ऐसे आज है जहरीला आर्सेनिक, सब है, सब एंटीमनी SB, करो क्रोमियम, अपने अपने कुछ मन MnO2, वाली V2O5, मस्ती इज Mn2, मन 2 बार, ठीक है। ये ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, इनको एकदम हमें रट लेना है तुरंत, तो चर्चा भी कर लेंगे और, बट ये नहीं कि हाँ एक हो जाए ना, इसको बहुत सीरियसली लें। अगर आपको ये जिंगल भी याद नहीं रहती है, आप एम्फोटेरिक 10 का ऑक्साइड को देख के नहीं पहचान पाते हो, नहीं पिक कर पाते हो कौन सा एम्फोटेरिक और कौन सा नहीं है, तो आप जीत जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। ये नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दो, अगर फॉर्म नहीं भरा है तो मत भरो,
कोई काम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा लिख लिया भाई। अब देखो, क्या इनमें कोई भी मेटल +1 वाला है क्या? +1 वाला कोई है? क्योंकि +1 वाले तो बेसिक ही होते हैं। +1 वाले में तो 50 के हिसाब से देखें तो आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, तो बेसिक वाली कैटेगरी में आएंगे। क्या यहाँ कोई +6 या +7 वाले दिख रहे हैं? जैसे मेटल +6 या +7 में है नहीं, क्योंकि उनमें इतना कम हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर कि वो बेसिक छोड़ा, एम्फोटेरिक छोड़ा, वो तो एसिडिक बन चुके हैं। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड में यदि मेटल +1 में है वो पक्का बेसिक है, +6 या +7 में वो पक्का एसिडिक है। इनफैक्ट +5 वाला भी एसिडिक ही होता है सिवाय इसके। और एनसीईआरटी ने और दूसरी किताबों ने स्पष्ट लिखा है कि हम इसको एम्फोटेरिक मानते तो हैं, लेकिन स्पष्ट लिखा है कि इसमें एसिडिक गुण जो है ना, एसिडिक गुण ज्यादा है, बेसिक गुण बहुत कम है। तो +5 में भी आते आते आपकी बेसिसिटी इतनी कम हो चुकी है कि आप एसिडिक ही हो सकते। ये देखो यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा ना, आर्सेनिक का एक और रूप होता है AS2O5, ये नहीं लिखा। इसका भी एक और रूप होता है Sb2O5, वो नहीं लिखा क्योंकि वो एसिडिक में जा चुके। +5 वाले, +6 वाले, +7 वाले भले ही मेटल ऑक्साइड है, छोड़ो बेसिक छोड़ो, एम्फोटेरिक छोड़ो, वो एसिडिक हो चुके हैं। ये सुन, तो एम्फोटेरिक बीच में ही मिलेगा। +1 वाले बेसिक है, बहुत ज्यादा वाले एसिडिक बन गए, बीच में आपको एम्फोटेरिक मिलता है। और हमने तो जिंगल वैसे ही रट ली, जनाब अली ने बिगाड़ गया बेटा भी सॉन्ग, आज सब करो अपने मन वाली मस्ती। जनाब जिंक ऑक्साइड, अली एल्यूमिनियम, जनाब अली ने नेगेटिव, बेकार बेरिलियम, बेकार गाया गैलियम। ठीक है, अब बोले गैलियम कौन सा? नहीं, गैलियम +3 में ही होता है, दूसरा कोई देखने को ही नहीं मिलेगा तुम्हें। बोले एल्यूमिनियम कौन सा? अरे एल्यूमिनियम +3 में होता है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का विवाद ही नहीं है ना। जिंक हमेशा +2 में ही होता है, तो वहां तो सोचने की कोई डाउट ही नहीं आता। फिर बोले क्रोमियम, जैसे क्रोमियम +6 होता है, ऑलरेडी एसिड वाली लिस्ट में भेज चुके हैं, और +6 में होगा तो एसिडिक ही होगा। यस और नो? तो थोड़ी और बात कर ले ताकि बिल्कुल भी डाउट ना आए, क्योंकि इसमें सवाल आते रहते हैं और बच्चे रोते रहते हैं। ठीक है, सिंगल मेन से भी आता है, एडवांस से भी आता है, खूब सारे ऑक्साइड्स पटक देंगे कि बताओ इनमें से कितने एम्फोटेरिक है। अब 12-13 ऑक्साइड दे दिए। अब अगर आपको एम्फोटेरिक की जिंगल याद है तो उनमें से जो भी 4-5 मैच हो रहे वो तो है, अदरवाइज अरे आर्सेनिक वाले दोनों ऑक्साइड दे दिए, अरे वो आर्सेनिक कुछ था तो अब याद नहीं कौन सा आर्सेनिक था, +3 या +5, तो या तो दोनों को छोड़ दोगे, दोनों को ले लोगे, या सुंदर वर्ग इसमें ठीक है एक को लिया एक छोड़ दिया, पर डाउट तो रहता है, रख लो उसको। ओके, चलिए ये अपने थोड़ी और बात कर। तो अपन ने क्या टॉपिक पढ़ लिया? टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, मैंगनीज का और एग्जांपल दें। एक है MnO, एक है MnO2, एक है MnO3, सारे मेटल ऑक्साइड्स है। ये कैसा है? एसिडिक। ये कैसा है? एम्फोटेरिक। ये कैसा है? बोले मैंगनीज का ऑक्साइड है, कौन सा? पहले बताओ कौन सा ऑक्साइड है, फिर हम आगे जवाब देंगे। यस और नो? ये इलस्ट्रेशन लिखा जाए, Cr2O3 एंड CrO3 दोनों मेटल ऑक्साइड है क्या? क्या आप नेचर बताओ। तो Cr2O3 कैसा है? एम्फोटेरिक। जिंगल में लिखा है। ये कैसा है? एसिडिक। बोले इनका बेसिक नहीं होता, नहीं होता, हम क्या करें? क्रोमो +1 में मिलता ही नहीं, हम क्या करें? हाँ जी, Sb2O3 क्या है? एम्फोटेरिक। मतलब इसका नाम क्या है? एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, डाई एंटीमनी ट्राइऑक्साइड ये बोलते हैं। एंटीमनी ऑक्साइड और फिर लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो समझ में आ जाता है। एंटीमनी ऑक्साइड 3, एंटीमनी ऑक्साइड 5, ऐसे लिखते हैं ना।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज अपन ने सीख ली, इसको संभाल के रखिएगा, इसको याद रखिएगा। जिन बच्चों को बेचारों को ये नहीं आती है वो इनऑर्गेनिक जो बहुत बड़ा पोर्शन है उसमें कुछ नहीं कर पाते, सवाल देखते हैं छोड़ देते हैं। और इनऑर्गेनिक के 3-4 सवाल लगातार आ जाए तो अच्छे अच्छे बच्चों की हालत खराब हो जाती है। बच्चे दुआ करते हैं कि इनऑर्गेनिक में सवाल आए, पीरियोडिक टेबल से आ जाए, केमिकल बॉन्डिंग से आ जाए, तो आते भी हैं और कई बार इनसे काफी सवाल आ जाते हैं तो बाकी नहीं पढ़ा होता तो भी बच जाते हैं बच्चे, उतना नुकसान नहीं होता है। बट ये छोड़ के तो ये मान के तो मैंने छोड़ नहीं सकता ना कि भाई ये कब आते हैं, कभी कभी आते हैं और जब आते हैं तो रुला देते हैं। तो हमें सब प्रिपेयर करके जाना है। प्लस जेई एडवांस में तो सब कुछ पूछते हैं, मेन से भी कई बार थोड़ा सिंपल पेपर देने के चक्कर में ये इनऑर्गेनिक ज़्यादा नहीं पूछते, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पूछ लेते हैं, फिर एकदम मेन से एडवांस के रिजल्ट में बहुत बड़ा गैप आता है। इसीलिए कि हमने इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, लास्ट में आप कितना पढ़ दोगे, अपन सब मेन से पहले ही पढ़ दो। ये हो गया। अब एक दूसरा कंसेप्ट सिखाते हैं आपको। इसका दूसरा कंसेप्ट, कभी आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कभी नाम देखा होगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, सुना कभी? या मेटा फॉस्फेट्स, ये कभी लिखते थे मेटा सिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स, सुना कभी? पढ़ोगे तो सुनोगे, पढ़ाई नहीं सुना इसीलिए यहाँ बैठे हो। अब इन पे सवाल आते हैं, आप पेपर देने जाओगे तो सुनोगे नहीं, देखने को मिलेंगे। बट ज्यादातर बच्चों को जैसे आप में से शायद ही किसी को इनका मतलब पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटा शब्द का क्या मतलब होता है, या कभी ऑर्थो शब्द यूज करते हैं, ऑर्गेनिक में ऑर्थो का अलग मतलब है, कभी पायरो वर्ड यूज करते हैं, कभी हाइपो वर्ड यूज करते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड, मेटा सिलिसिक एसिड, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये वर्ड कहाँ से आते हैं, इनका मतलब क्या है? तो यही अपन अभी समझने वाले हैं। कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, इन शब्दों का इनऑर्गेनिक में ये फिक्स्ड मतलब होता है, राइट? वो क्या है? सबसे पहले अपन हाइपो का समझो, तो देखो हाइपो, हाइपो। अब एक तो हाइपो ये कंपाउंड होता है, बताया कि आपको हाइपो का कंपाउंड होता है Na2S2O3.5H। इस कंपाउंड को हाइपो बोलते हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सब परिस्थिति के हिसाब से समझ आता है चाहे इस शब्द का क्या मतलब है। तो हाइपो, इस कंपाउंड को हाइपो बोलते हैं। पर बोला हाइपोक्लोरस एसिड, ये थोड़ी ये और क्लोरस एसिड साथ में, हाइपोक्लोरस में हाइपो का अलग मतलब है, तो हम वो वाला मतलब सीख रहे हैं, उसको पकड़ना है। हाइपो का मतलब है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइपो इंप्लाइज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझाया भी नहीं। इस एसिड को क्या बोलते हैं, जरा बताओगे इसका नाम? इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। तो इसे लोग बोलते हैं हाइपो फास्फोरस एसिड। जरा ऑक्सीडेशन नंबर पे गौर कीजिए, यहाँ फास्फोरस +3 में, यहाँ फास्फोरस +1 में, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसे लोग बोलते हैं क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। तो इसे लोग बोलते हैं हाइपो क्लोरस एसिड। क्लोरस नाम तो आ रहा है पर हाइपो जोड़ दिया, हाइपो मतलब लोअर। तो अगर यहाँ पे क्लोरीन है +3 में, यहाँ पे क्लोरीन है देख लीजिए +1, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर बोले हाइपो दिस एसिड, तो व्हाटएवर इज दैट दिस एसिड, उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर उससे नीचे, यस और नो? हाइपो का इनऑर्गेनिक में ये मतलब होता है।
हाइपो मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, ये ऐसे एसिड्स के नाम को भी देखे होंगे। तो ये अब समझ थोड़ा सेंस बना, ज्यादा सेंस है नहीं, लिख लो। ठीक है। अच्छा, इन तीनों बाकी जो तीन बचे, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है वो पहले अलग से पढ़ लिया आपने, प्रैक्टिस होती रहेगी बार बार। यहां पर पानी का खेल है सारा, समझा? बहुत ज्यादा सवाल इसमें आए। H3PO4 कितना नहीं, इसे लोग बोल देते हैं, मैं भी बोल देता हूँ, आप भी बोल देते हैं, फॉस्फोरिक एसिड ही बोलते हैं। बट अगर वाकई पूरा नाम लिखना है तो लिखना चाहिए ऑर्थोफॉस्फेट। इसका जो एनायन होता है उसको बोलते हैं फॉस्फेट, बाकी बोलना चाहिए ऑर्थोफॉस्फेट। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इसके एक मॉलिक्यूल में से पानी का एक मॉलिक्यूल निकाल दूं, पीछे क्या बचेगा? अगर एक पानी चला जाए पीछे क्या बचेगा? इसे लोग बोलते हैं मेटा फॉस्फोरिक। ऑर्थो वर्ड हटा दीजिए, मेटा लगा दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लीजिए, +5 का +5 है। सिर्फ पानी आया गया है, इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं और उसमें से एक पानी निकालते हैं, तो पीछे क्या बचा? H4P2O7। डबल करके पानी निकाल, यस, डबल करके पानी निकाल। इसको लोग बोलते हैं पाइरो, बाकी जो नाम था सो रखो। ऑक्सीडेशन नंबर जरा चेक करो तो प्लस है, पानी आया गया, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। रुक जाओ, चार मॉलिक्यूल ले लो इसके और इनमें से पूरा पानी निकाल दो और 12 6 पानी के मॉलिक्यूल निकाल जा सकते, पूरा लूट लो, इनसे क्या बनेगा? और इसे बोलेंगे फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड, या कई बार फॉस्फोरिक एसिड एनहाइड्राइड भी बोल देते हैं। थोड़ी देर पहले इसी में पानी मिला के वो बनाया था, राइट? पानी निकाल के बना। दिस इज ऑल्सो सिंपल हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और +5 का +5। लेकिन हम तो ऑर्थो मेटा वाली बातें कर रहे थे। तो देखो, इसमें सबसे अधिक पानी है जो कि याद भी रखना पड़ता है, उसे ऑर्थो बोलते हैं। अगर उसके एक में से एक पानी जाए मेटा, दो में से एक पानी जाए पाइरो, और सारा पानी चला जाए एनहाइड्राइड। यस और नो?
इसे लोग कहते हैं सिलिसिक एसिड। 11वीं के पेपर पर कोई पढ़ता है नहीं, हाँ आईटी वाले पूछते रहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? ऑर्थोसिलिसिक एसिड। यदि ये ऑर्थो है बोले मेटा वाला क्या होगा? बोले मेटासिलिसिक क्या होगा? तो क्या है मेटा से? ऑर्थो से मेटा कैसे बनाते हैं? एक पानी का मॉलिक्यूल निकालिए, एक में से एक, तो पीछे क्या बचा? ये मेटासिलिसिक एसिड। बोले पाइरो कैसे बनेगा? तो दो में से एक पानी निकालिए, तो पहले इसको डबल करो, फिर एक पानी निकालो, तो पीछे क्या बचेगा? H6 SI2, ये पाइरो हो गया। बोले मुझे तो एनहाइड्रेट बनाना है, तो उसमें से कितने पानी निकाल सकते हैं? 2 निकाल सकते हैं। 4 H से तो 2 पानी जा सकता है, दोनों को निकाल दिया, सारा पानी निकाल दिया, तो क्या बचा? ऐसे ये हमारी मिट्टी है, ये एनहाइड्रेट है, सूखा हुआ रूप है उसका, समझे? एंड अगेन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, सब में सिलिकॉन +4 में आप चेक कर लीजिए, सब में सिलिकॉन +4। और बात करें कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन पकड़े तो आ गई एक बार, सबसे ज्यादा पानी उसको और वो याद रखना होता है, वो याद है तो बाकी सब आ जाएगा। और तो याद रखो, बोले मेटा एक पानी, एक में से एक पानी, बोले पाइरो 2 में से एक पानी, बोले एनहाइड्रेट के सारा पानी जितना निकाल सकते हो निकाल लो, जो बचेगा वो आंसर। Yes or no? And all of these are simple reaction. They are not redox reaction. They are simply dehydration. पानी जा रहा है, थोड़ा जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, पानी जा रहा है, समझे? बहुत महत्वपूर्ण है। और बात करूंगा अभी, पहले लिखो, तो यही आप पहली बार पढ़ रहे हो।
हाँ जी, अब इसी को और समझो, मैं नहीं पढ़ा रहा, ये बता कि भाई आपने कह दिया कि एक औरतों में से एक पानी जाएगा तो एक मेटा बन जाएगा, दो औरतों में से एक पानी जाएगा तो पायरो बन जाएगा। अभी पानी जाएगा कैसे, तो उसी बात पे फोकस करते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखा हुआ आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत काम आएगा। इस पे डायरेक्टली बहुत बार सवाल आए हैं, इसीलिए हम इनको शुरुआत में ही पढ़ रहे हैं। जो चीज ज्यादा आ रही है वो आगे भी ज्यादा आएगी, पहले उसे पढ़ो। फिर देखो पहले मैं पायरो वाला बना, पायरो में क्या होता है, दो में से पहले दो बनाओ, तो इनमें से एक पानी निकालना, पानी चला गया, पीछे क्या बचा, ये तो फॉर्मूला लिखा है, तो आपने लगे हाथ इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, वैसे भी पी ब्लॉक एनसीईआरटी में डायग्राम बना के दिया है, अभी देख लिया, अभी समझ में आ रहा है, ये तो बहुत आसान है बनाना। फिर दो में से एक पानी गया तो गया कैसे, दो बनाओ पानी निकाल लो, हो गया। डन। कब आता है मेटा वाला, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। इधर देखिए, मेटा में क्या करता है, एक में से एक पानी, पर कहते हैं एक में से एक है, होता है एन में से, 1000 में 1000, 10 में 10, तो कह दिए एक में से एक। जैसे मैंने खूब सारे ये बना दिए, खूब सारे फॉस्फोरिक एसिड्स बना दिए मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इन हर एक में से एक पानी ऐसे निकाल दूं, एक ने दिया H, अगले ने दिया OH, एक ने दिया H, अगले ने दिया OH, तो कुल मिला के N में से N पानी चला गया। यस, तो बेहतर होगा कि आप HPO3 को मेटा वाले में से N करके लिखे, क्योंकि वो अकेला थोड़ी होता है, एक में से एक पानी गया, बट एक्चुअली एक में से एक नहीं गया, N में से N गया, हाँ या ना। तो वो जैसे ये वाला डाइमर है, ये वाला डाइमर है, पायरो वाला डाइमर है, तो मेटा वाला डाइमर नहीं है, मोनोमर नहीं है, डाइमर नहीं है, वो पॉलीमरिक होगा। ये समझ लो, समझ में आ रही है? तो इसलिए बेटर होगा कि ऐसे लिखा जाए, ठीक। अच्छा, अब इनकी वैल्यू क्या होगी, तो अभी जिस तरह से देख रहे हो तो लग रहा है कि तो 50,000 कुछ भी हो सकता है, बट जनरली ऐसा होता है, या तो 3 या 6 या फिर कुछ भी, फिर 6 के बाद कोई एंड लिमिट नहीं। बोले 3 कैसे किया, लो 3 वाला करके बताते हैं। तो बोले ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड कैसा होगा, बोलो 3 वाला बताता हूं। 3 वाले का फॉर्मूला देखो ऐसा होना चाहिए, HPO3 होल थ्राइस। अब देखो कैसे बनता है, आप ऐसा करो, 3 फास्फोरस ले लो, ये H और OH, फिर इसका OH गया तो इसके वाले का H और OH, फिर इस वाले का H है तो ये H और OH। देखो ये बना कि नहीं बना, ऐसा बन जाएगा। इसका जब स्ट्रक्चर यहाँ बनाओ
कुछ ऐसा बनेगा पी ओ पी ओ पी ओ, डबल बॉन्ड हो, सबके पास डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक OH इसके पास, एक OH इसके पास, एक OH इसके पास, जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कुल मिला के तो HPO3 ऑल्थराइज आया कि नहीं, HPO3 ऑल्थराइज है कि नहीं। अब अगर मैं इसी बजाय 3 के बजाय 6 ले लेता तो यहाँ 6 आ जाता, और 6 के बाद फिर रिंग नहीं बनती, फिर सीधी सीधी चेन बनती है, तो वो पॉलीमरिक होगा, उसे पॉलीमरिक ट्राइमरिक हो सकता है, हेक्सामेरिक हो सकता है, और फिर आगे तो कुछ भी नंबर हो सकता है। बोले 4 नहीं हो सकता, 4 भी हो सकते हैं। आप ऐसे 4 में स्क्वायर बना तो 4 भी बन जाएगा। ये सब तो बात समझ में आ रही। तो ये हम कहते यही है कि भाई मेटा कैसे बनता है कि एक में से एक पानी निकालो, बट एक्चुअली एक में से एक नहीं है। और तो एक में से एक पानी निकालने से उसका फॉर्मूला आएगा, लेकिन एक्चुअली एक में से एक पानी नहीं जा रहा, n में से n जा रहा है। तो 3 में से 3, 4 में से 4, या 1000 में से 1000। ये सब भाई एक चेन है, उसको आप बंद कर दो, करे पहले तो क्लोज लूप भी हो सकता है, वो रिंग हो सकती है, तो चेन भी तो हो सकती है। यस और नो? तो चीज तो वही है, बस आपने थोड़ा उसको जोड़ दिया तो वो एक रिंग बन गई, साइक्लिक हो गया स्ट्रक्चर, वरना ओपन चेन तो हो ही सकता है। यस और नो? बोले कि मेटा फास्फोरिक एसिड कैसा होता है? बहुत सारे होते हैं, आप कौन सी बात कर रहे हो? आप बोलो कि ट्राइमरिक हो सकता है, हाँ हो सकता है। हम बोल रहे ट्राइमरिक होता है तो तुम बोलोगे जरूर थोड़ी होता है कि भाई मेटा फास्फोरिक तो हजारों तरह से रह सकते हैं, उसमें 10 लोग भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है उसमें तो। यस और नो? इसलिए उसका जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख दिया जाता है, जैन की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, समझे कि नहीं? यस सर। तो पायरो कैसा होता है? डाइमरिक। और मेटा वाले क्या होते हैं? पॉलीमरिक, लेकिन उसमें ट्राइमर टेट्रामर भी हो सकता है, डाइमर नहीं होगा, ट्राइमर टेट्रामर हेक्सामर ऐसा हो सकता है। फॉर्मूला चाहे ट्राइमर लो, चाहे हेक्सामर लो, चाहे पॉलीमर लो, फॉर्मूला सबका HPO3 n टाइम्स ही होगा। समझे कि बात बार बार आएगी तो एक बार तसल्ली से समझा दी, लिख लो आप। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट आपको सिखा रहे, उनके बिना काम नहीं चलता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। आपको 2 असाइनमेंट मिलेंगे, एक थ्योरी नोट्स है जो कल लेके आना क्लास में, और एक क्वेश्चन बैंक है जो से ट्राई कर लेना, उसे भी कल लेके आना, डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आज आपकी दूसरी क्लासेस है, तो बस आज के लिए हमारी मुलाकात इतनी ही, ठीक है? अच्छा लगता है? हाँ जी, सर पानी को अगर किसी एक कैटेगरी में क्लासिफाई करना है तो नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। बोलेंगे क्या क्लासेस? बोलेंगे ये समझ में आ गया? हाँ। गणो ज़्यादा पानी होगा डूब के मरोगे, समझ में आ गया? हाँ सर। बेस्ट।